नमस्कार मेरे साथियों, लैंडवियर परिवार में आपका दिल खोल कर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो देखिए, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान को ख़त्म करने वाले हैं और इस क्लास में 2 से 3 घंटे की क्लास होगी और इस क्लास से संविधान का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो एओसी और एएससी कोई भी हो, दोनों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है और इस क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई। मैंने आपके लिए 35 प्लस टारगेट दिया है कि 35 प्लस आप जीएस में लेके आओगे। मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़िए और आपके 35 प्लस अंक आएंगे और गारंटी के साथ आएंगे। आप कहेंगे कि हम जिन जिन भाई ने लैंडवियर क्लास से अगर जीएस पढ़ी है तो वो 35 प्लस ही करके आए हैं। पेपर हलवा था, हलवा। उनकी जो कि मैराथन्स हैं ये 2-3 चैप्टर वाइज, तो ये तो बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ऐसे डिक्टो क्वेश्चन आए ना, ऐसे लिख कर लेके आया हूँ मैं, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए भारतीय संविधान को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है मेरे भाई, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी मेरे भाई 389। कितनी थी? 389 थी। तो नेक्स्ट है मेरे भाई कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज की क्लास का। तो नेक्स्ट है कि भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो वो था कैबिनेट मिशन। क्या था? कैबिनेट मिशन था। और ये भारत में कब आया था? ये आया था 1946 में भारत आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो नहीं लिया था, हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? तो वो हुए बंगाल से। कहाँ से हुए मेरे भाई? बंगाल से हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो वो किया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया मेरे भाई? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कब गणतंत्र बना? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे भाई। अगर जो मेरा भाई इस पूरी क्लास को देख गया वो एक भी क्वेश्चन संविधान से छोड़कर नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है मेरे भाई प्रस्तावना को। किसको दी गई है? प्रस्तावना को दी गई है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो वो होती है मेरे भाई हम भारत के लोग। कहाँ किससे स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना। ओके। तो नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो वो हुआ था 1976। कब हुआ था? 1976 में हुआ था मेरे भाई। तो नेक्स्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। क्या? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है मेरे भाई। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है ये पूछा है। तो देखिए, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्या? वंशानुगत शासक नहीं है।
जैसे कि इंग्लैंड में जो राजा होते हैं ना, उसका बेटा ही राजा बनता है। ठीक है मेरे भाई। तो नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना नहीं है? तो वो है लोक कल्याण। क्या? लोक कल्याण संविधान की प्रस्तावना नहीं है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। किसका है मेरे भाई? भारत का है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं मेरे भाई। थोड़े पीडीएफ को छुटा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस स्रोत का है? तो वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। किसका है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो अब देख लेते हैं संविधान के स्रोत। क्या देख लेते हैं अब? संविधान के स्रोत। तो मौलिक अधिकार, न्याय पुनरावलोकन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात और न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है मेरे भाई अमेरिका के संविधान से ली गई है। संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो भाई वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मेरे भाई जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है कि संघ सूची एवं राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? तो वो ली गई है प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। ठीक है मेरे भाई। और ये इम्पोर्टेंट है, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। जिसे मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ तो आप उसे पक्का याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके पेपर में आ सकता नहीं, आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो अब नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो वो हुआ 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अब नेक्स्ट है कि विधि के समता किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 14 में। क्या विधि के समता किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 14 में। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर मतभेद नहीं होगा। कोई मतभेद नहीं होगा। तो वो किस में है? वो आर्टिकल 15 में है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है मेरे भाई आर्टिकल 51 के क में। किस में? 51 के क में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में लिखा है। राष्ट्रपति का पदाविधि ये आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है। भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। अब नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, तो ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये आर्टिकल 75 के 3 में लिखा है। किसमें? आर्टिकल के 75 के 3 कह लीजिए या सी कह लीजिए, बात एक ही है। बहुत सी जगह देखा होगा आपने ए लिखा रहता है और बहुत सी जगह एक लिखा रहता है, तो ये दोनों सही है, क्योंकि ये भी पहला है और ये भी पहला है। ये इंग्लिश में लिखा होता है, वो हिंदी में लिखा होता है। ठीक है मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट है कि भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में है
और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में है। ठीक है मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट है कि वित्तीय वितरण आर्टिकल 112 में है। राज्यों के राज्यपाल आर्टिकल 153 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति, क्या राज्यपाल की नियुक्ति, ये आर्टिकल 155 में है। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो वो है राष्ट्रपति में। किस में है? राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रकार को व्यवस्था को अपनाया गया, भारत में किस प्रकार की आएगी। यहाँ पर हमारा टाइप मास्टर थोड़ा बड़ा पीडीएफ था तो जल्दी जल्दी में खा गया है। भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है, तो वो है संसदीय व्यवस्था। कौन सी है? संसदीय व्यवस्था है। ठीक है मेरे भाई। नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है कि वास्तविक कार्यपालिका कौन है, वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो वो है प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है मेरे भाई? राष्ट्रपति होता है। ठीक है मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट है कि देखिएगा, तो देखिए मेरे भाई, राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले देना आवश्यक होती है, तो वो होती है मेरे भाई 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना देना आवश्यक होता है। तो अब नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने दिन के अंदर भरना चाहिए, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति, जैसे एक राष्ट्रपति हट जाते हैं तो दूसरे राष्ट्रपति आते हैं, वो पद 6 महीने से अधिक खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब है राष्ट्रपति का वेतन किस कर से मुक्त होता है, तो वो होता है आयकर से। किस कर से मुक्त होता है? आयकर से मुक्त होता है मेरे प्यारे पहलवानों, एओसी के जवानों। ठीक है। अब आगे है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान किस में कमी नहीं की जा सकती, तो वो नहीं की जा सकती उनके वेतन तथा भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। ठीक है मेरे एओसी के पहलवानों। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति के कितने लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है, तो वो की गई है 9 लाख रुपए। कितने? 9 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती है राष्ट्रपति महोदय जी को। तो अब आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आगे है कि अब है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति करता है। ओके। अब देखिए कि संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मेरे भाई? राष्ट्रपति साहब करते हैं। बिल्कुल। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है, तो वो है राष्ट्रपति महोदय जी की। नए राज्यों का निर्माण हो या वर्तमान राज्यों की सीमा हो या उनके नामों में परिवर्तन हो, तो उस पर विधेयक पर किसकी सहमति आवश्यक होती है, तो वो होती है राष्ट्रपति जी की। किसकी होती है? राष्ट्रपति जी की होती है। आपकी समझ में आया हो तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक होती है, तो वो होती है मेरे भाई राष्ट्रपति की। किसकी? राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक होती है। अब आगे है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं मेरे भाई? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। तो आगे है कि राष्ट्रपति एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं प्रधानमंत्री महोदय जी करते हैं। एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष। अब है प्रधानमंत्री
पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था? किस पद से? प्रधानमंत्री पद से। तो वो थे मोरारजी देसाई थे। ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे है कि कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो वो है चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह है। और इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। ये परीक्षा में छपने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब आगे है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? तो वो होता है मंत्रिपरिषद के पास। किसके पास होता है मेरे भाई? मंत्रिपरिषद के पास होता है। ठीक है मेरे भाई। तो आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है मेरे भाई। तो आगे है कि भारतीय संसद का निर्माण किसे मिलाकर होता है? भारतीय संसद का निर्माण किसे मिलाकर होता है? तो वो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। कौन कौन सी? 3 चीज़ों को मिलाकर होता है। एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा, तीसरी राष्ट्रपति। ठीक है मेरे भाई। अब आगे है कि संसद सदस्य सदन में कितने सत्रों में निरंतर उपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता गवा देगा? तो वो गवा देता है 60 दिन तक। अगर वो 60 दिन तक अगर वो संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं होता है। तो आगे है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किसमें सर्वाधिक सीटें हैं? तो वो है मध्य प्रदेश में। किसमें है? मध्य प्रदेश में लोकसभा जो चुनाव होते हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे चलते हैं कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो वो है 2 बार। कितनी? 2 बार। वैसे होती कितनी बार है? 3 बार होती है। 2 बार आवश्यक है। और एक बैठक से दूसरी बैठक में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। तो आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। और यहाँ तक जो भाई रुके होंगे वो ही रुके होंगे जो पढ़ने से लगाव है या फिर वो चाहते कि मेरा AOC में सिलेक्शन हो जाए, वो भाई अब तक क्लास में बने रहेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, तो देखिए मेरे भाई कि संसद में आधिकारिक विपक्ष समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो वो होने चाहिए कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए। तभी आप विपक्ष में अपनी दावेदारी पेश करेंगे कि हाँ हम आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अब नेक्स्ट है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश वासुदेव मालवंकर। इसे कहते हैं GV मालवंकर। ठीक है। शॉर्ट में इतना बड़ा नाम याद आपको करना भी नहीं है कि गणेश वासुदेव, आप GV याद कर लीजिए। ऑप्शन में GV आएगा। ठीक है। तो अब आगे है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन है? तो वो है मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार है। ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। अब लोकसभा का प्राचीन नाम क्या था? लोकसभा का पुराना नाम क्या था? वो था हाउस ऑफ द पीपुल। क्या था? हाउस ऑफ द पीपुल था। ठीक है मेरे भाई। अब है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 250। कितनी है? 250 है अधिकतम। और राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 245। कितनी है? 245 है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो वो कर सकता है 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है। अब
नेक्स्ट है कि राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो वो थी B.S. रमा देवी। कौन थी? B.S. रमा देवी थी। ओके मेरे भाई, किसी को यहाँ तक दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं दिक्कत, क्योंकि समझ में ही ऐसा आ रहा है, आप पढ़ाई ऐसे रहे हो कि बिल्कुल एक ही बार में सटीक बैठ जाता है। आपको ये रट्टा मारना होगा और एक दिन में आप पॉलिटी को याद कर सकते हो, और इस पढ़ नहीं रहे हो आप, साथ ही साथ याद कर रहे हो। ओके, अब नेक्स्ट है कि राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ? राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 3 अप्रैल 1992 में हुआ था। ओके मेरे भाई, अब नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में निरंतक एवं महालेखा परीक्षक आता है? तो वो आता है मेरे भाई आर्टिकल 148 में। किस में आता है? आर्टिकल 148 में आता है। ठीक है, क्या आता है 148 में? वो आता है निरंतक एवं महालेखा परीक्षक आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज की क्लास में। अगर क्लास अच्छी लग रही हो और आपकी परीक्षा से देखा जाए कि यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो आप कुछ करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। तो अब आगे है कि निरंतक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? निरंतक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। अब नेक्स्ट है कि निरंतक एवं महालेखा परीक्षा अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब नेक्स्ट है कि भारत के निरंतक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है या तो आपकी 6 वर्ष हो या फिर 65 वर्ष की आयु से पहले। क्या? जैसे तो आपकी 6 वर्ष साल, अगर आप मान लीजिए आप हैं 54 साल के, इसमें 6 जोड़ दीजिए, आप पूरे 6 वर्ष कार्य करेंगे। अगर आपकी मान लेते हैं हम कितनी है, 61 आयु है, और आप उसमें 6 जोड़ेंगे तो आप 6 वर्ष कार्य नहीं कर पाएंगे उसमें, फिर 5 वर्ष ही कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी। सॉरी, 4 वर्ष ही कार्य कर पाएंगे आप, और 65 वर्ष हो जाएगी आपकी आयु। ठीक है, तो आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। ओके मेरे भाई, अब नेक्स्ट है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे है कि भारत की पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वो थी B.S. रमा देवी। कौन थी? B.S. रमा देवी थी भारत की पहली एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है मेरे भाई, और मैं बता दूं कि अब एंड तक ज़्यादा भाई नहीं बनते हैं, उन्हें शुरू में जोश होता है कि आज इस मैराथन को लेंगे, इसको लेंगे, वो पहली 5 मिनट रुकता है। कितनी? 5 मिनट। अब दूसरे भाई को ये है कि मेरे को तो नौकरी लेनी है, किसी इस भाई ने इतनी मेहनत करके मैराथन लाया होगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा, मेरे को 1 दिन नहीं 2 दिन में पूरी लेनी है, तो वो भाई सक्सेस पा सकता है। लेकिन वो नहीं कि अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे और 2 मिनट देखी, अरे यार क्या है ये, तो मुझे याद है। हाँ भाई, तुझे याद है, मुझे पता है, लेकिन तुझे उसका रिवीजन नहीं हुआ है, तो वो रिवीजन के लिए होती है मैराथन। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आप चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो वो हुए थे 1951 से 52 में। कब हुए थे? 1951 से 52 में हुए थे लोकसभा के लिए सबसे पहले आप चुनाव। ठीक है मेरे भाई, कि नेक्स्ट है कि मेरे भाई संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है मेरे भाई, अब नेक्स्ट है कि भारत की न्यायपालिका किस अवस्था में है? तो वो है स्वतंत्र। क्या है? स्वतंत्र है मेरे भाई। ओके, तो आगे देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। ये कौन थी? ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कौन थी? ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। किसकी थी? सर्वोच्च न्यायालय की थी। ठीक है मेरे भाइयों,
तो आगे चलते हैं। किस राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है आर्टिकल 155। किस में है? आर्टिकल 155 में है किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति। ओके मेरे वीरों, तो चलते हैं आगे फिर और दागते हैं गोली। आयोग का गठन कौन करता है? तो आयोग का गठन करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो आगे है कि भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो वो बनी थी श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन बनी थी? श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी। भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। ये किसकी थी? तो ये थी यूपी की। किसकी थी? यूपी की थी। ठीक है मेरे भाई। तो आगे है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। जैसे केंद्र का राष्ट्रपति होता है, उसी की 2 कॉपी राज्यपाल होता है राज्य सरकार का। ठीक है मेरे भाई। आगे है कि मेरे भाई राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। जो भी त्यागपत्र देता है सब राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? जाइए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, मैं भी तो देखूं कितने भाई एंड तक क्लास में बने हुए हैं, या फिर आते हैं यूट्यूब पर सर्च करते हैं AOC GS इन ए क्लास। भाई साहब यहाँ आप इस 25 मिनट की क्लास को नहीं ले पा रहे हो आप, और आप कह रहे हैं कि 3-3 घंटे की क्लास को कैसे ले लोगे? तो आगे चलते हैं। और फिर भी आप कहते हैं कि हमें पढ़ना क्लास की 3 मिनट में हो, लेकिन क्वेश्चन 35 प्लस होनी चाहिए। बिल्कुल राइट। तो कहाँ से होंगे भाई? आप एक जगह से पढ़ नहीं पा रहे हो, 2 वीडियो हमारे चैनल से देखते हो, 4 वीडियो किसी और चैनल से देखते हो, 3 वीडियो किसी और चैनल से देखते हो, तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? ठीक है। तो आगे है कि राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? तो वो रखी गई है 35 वर्ष। क्या रखी गई है? 35 वर्ष रखी गई है। ठीक है। तो आगे है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष है। कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा को गारंटी देता है, वो देता है आर्टिकल 14 देता है। क्या देता है? कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा को गारंटी देता है। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो वो कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 15 करता है। क्या करता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं होगा। लेकिन आपको पता है ये आर्टिकल में लिखा है, लेकिन आपको खूब मालूम होगा कि धर्म के आधार पर खूब मतभेद होता है और वंश के आधार पर भी होता, वंश के आधार पर तो नहीं, लेकिन कहते हैं जाति के आधार पर तो होता है। लेकिन यहाँ तक इसको मिटाने में सरकार कुछ हद तक कामयाब हो पाई है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बातें हमारे मतलब की नहीं थी, लेकिन जोड़ दी क्लास के अंत में आते आते। तो नेक्स्ट है कि अप्रसयता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो वो है आर्टिकल 17 में है। किस में है? आर्टिकल 17 में है। अब अनुच्छेद 18 में किया गया उपाधियों का अंत। तो ये हमारे टाइप मास्टर से गलती हो गई है कि उसने पूरा PDF तो सही लिखा, लगभग एंड में आकर गलत कर दिया कि ये होना चाहिए था उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 18 में है। किस में है? आर्टिकल 18 में है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है मेरे भाई। तो आप फीडबैक दे के बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। संविधान की थी, किसकी थी? संविधान की थी। और इसमें AOC के लिए जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले थे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निचोड़ के लाया हूँ, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लाए गए हैं, और आने वाले पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ आज की इस क्लास में आए हैं। तो अब
नेक्स्ट क्लास आएगी या फिर वो हिस्ट्री की आएगी या फिर वो स्टैटिक की आएगी। किसकी? या तो हिस्ट्री की आएगी या फिर वो स्टैटिक की आएगी। इस क्लास के 3 दिन बाद आएगी। जिस दिन ये क्लास अपलोड होगी उससे 3 दिन बाद हिस्ट्री की या फिर स्टैटिक जीके में से एक ही क्लास आने वाली है आपको। और फिर उसके बाद मिलने वाली है जियोग्राफी। क्या मिलने वाली है? जियोग्राफी मिलने वाली है। ठीक है मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी और कैसा कंटेंट लेके आया मैं आपके लिए, कितना अच्छा लगा। सब कुछ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेधड़क झिझक जाइए कमेंट कीजिए। और जाते आते कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के अलावा इस क्लास का पीडीएफ जो आज की क्लास हुई है उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। वहाँ से पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।